ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G7 वित्त मंत्रियों की बैठक और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों तथा अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। G7 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक जापान के निगाता में हो रही है, जिसमें वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और अवसरों पर गौर किया जा रहा है। G7 द्वारा भारत को इस बैठक में आमंत्रित किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस बैठक में हिस्सा लेने जापान गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा, महामारी और रूस यूक्रेन संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्या विशेष चुनौतियां उभरी हैं, जिन पर इस बैठक में चर्चा किया जाना आपके अनुसार जरूरी है? सोनू जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो संकट पूरी दुनिया पे आया, जो 2020 में कोरोना का संकट था और जो 2021 तक फैला, फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसाइड होना शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कोरोना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो पूरी अर्थव्यवस्था थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी वापस एक मोड़ पे आ गई, जहां पे बहुत बड़ा चैलेंज सामने कि अब कैसे आगे ग्रो करेंगे। तो बहुत सारे चैलेंज जो है सामने आए हैं और जिसकी वजह से ग्रोथ डिसेलरेट हुई और जो प्राइसेस थे, खासकर जो कमोडिटी प्राइसेस थे, जिसमें सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हुई और कमोडिटी प्राइसेस काफी स्काई रॉकेटिंग कमोडिटी प्राइसेस रहे हैं पीछे लगभग 2 साल, जिनसे इन्फ्लेशन में एक बहुत तेजी, इन्फ्लेशन में एस्केलेशन हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स को अपने रेट्स रिवाइज करने पड़े, रेट्स इंक्रीज करने पड़े, जिससे कि डिमांड के ऊपर असर आया, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर आया। तो बहुत सारे संकट जो है पिछले 3-4 साल में पूरी वर्ल्ड अर्थव्यवस्था ने सहन किए हैं और उनके लिए उपाय किए हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। भारत ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं और जैसे कि हमारे वित्त मंत्री जी ने ऑलरेडी वहां पे मेंशन किया है कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। हमने जो टीडीएस कंप्लायंसेस थे उनको रिमूव किया है और वी आर ओपन फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें एडवांस्ड इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें जापान से इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये हमारा एक मैसेज है पूरे G7 कंट्रीज को कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बहुत अच्छी है। और जो इश्यूज है, खास करके जो इन्फ्लेशन का इशू है, जो कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर चुका है और अभी भी बहुत सारी इकोनॉमीज उसके साथ जूझ रही है, लेकिन हमारी जो इन्फ्लेशन की व्यवस्था है वो हमने काफी हद तक कंट्रोल कर ली है। WPI इन्फ्लेशन ऑलरेडी 2% से नीचे आ चुका है और जो CPI इन्फ्लेशन है वो भी 6% से नीचे आ चुका है, जो कि हमारा जो RBI का बैंड है 4 से 6% का, उसके बीच में है। अब डॉक्टर शर्मा, बुनियादी ढांचा और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फाइनेंसिंग हो सके, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, और डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पर देशों के बीच में आपसी तालमेल जरूरी है। क्या लगता है आपको, ऐसे सम्मेलन से कितनी आपको प्रगति होती दिखाई देती है और भारत का उसमें क्या रोल रहेगा? देखिए, भारत एक लीडिंग इकोनॉमी है, भारत टॉप 10 इकोनॉमीज में है और भारत की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बहुत तेज है और टॉप 10 लीडिंग इकोनॉमीज में हमारी ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट है। तो हम एक पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लीडर हैं। तो जो हमारे मेजर्स हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी दिशा है, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत मायने रखती है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, हम किस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देके पूरे बुनियादी ढांचे को और स्ट्रांग करना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि जो संस्थाएं हैं, जो बुनियादी ढांचा है, उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। जैसे कि अब कोई भी इकोनॉमी आइसोलेशन में तो नहीं है, हर एक इकोनॉमी आपस में इंटीग्रेटेड है और भारत भी वर्ल्ड के साथ पूरे अच्छे से इंटीग्रेटेड है। अगर हम अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम अपनी करंट रसीट्स, करंट पेमेंट्स, कैपिटल रसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स को क्लब कर लें तो हमारा ये चारों चीजें मिलके हमारे GDP से ज्यादा हो जाती है, मोर देन 100%। तो हमारी ग्लोबल इंटीग्रेटेडनेस बहुत है और अब इसके लिए हमें बुनियादी ढांचा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके ऊपर सरकार ने ऑलरेडी काफी सालों से फोकस किया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, जिसके अंतर्गत सरकार ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो व्यवस्था की हुई है कि उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मिशन है, जो हमारी सोच है, जो हमारा गोल है, वो डेवलप इकोनॉमी बनना है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंट बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रोवाइड किया है, जिसमें जो गोल है, जो हमारे अमृत काल के जो 25 साल हैं, जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब तक हमें एक डेवलप इकोनॉमी बनना है और उसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। जैसे कि बजट की अभी जो सोच है, जो दिशा है, वो उसके लिए सरकार ने जो स्तंभ
डिसाइड किए हैं, जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन उसमें से एक है, और दूसरा जो ग्रीन एनर्जीज के ऊपर सरकार ने फोकस किया है, फिर टूरिज्म सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार आने वाले 25 वर्षों में उसको अच्छे से डेवलप करना चाहती है। और जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में आपने बात की, तो डिजिटल इकोनॉमी भारत की एक नाउ दैट इज बिकमिंग ए मेजर ग्रोथ इंजन, जो हमारी दिशा है जो आगे बढ़ने की। हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस में वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी है। तो जो एक सोच है, जो एक प्रयास है, उसकी वजह से हम आगे निरंतर हम तरक्की करते जा रहे हैं। और एक वैश्विक वित्तीय स्थिरता की अगर हम बात करें, हाल में हमने देखा कि अमेरिका में बैंकिंग संकट फिर उभरा। इस पृष्ठभूमि में आपको लगता है कि नियामकों की जो साझा भूमिका है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनी रहे, उस उद्देश्य से उस पर भी ऐसी बैठकों में चर्चा जो होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। उसके लिए जो हमारा ग्लोबल डेट है, खास करके जो एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो डेट है, काफी जो इंक्रीज हुआ है कोरोना के बाद और इंक्रीज हुआ है, खास करके इन इकोनॉमीज को कैसे उनके अपने बुनियादी ढांचे को स्ट्रांग रखना है, जो बैंकिंग प्रणाली है उसको कैसे स्ट्रांग रखना है, उसके ऊपर प्रयास करने होंगे। और भारत इसके लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे पास अगर हम पिछले 20 साल में देखें या 2001 से लेके आगे के जो भी संकट आए, हमारी बैंकिंग प्रणाली ने बहुत अच्छे से उस संकट का मुकाबला किया है। जैसे हम 2008 के लीमैन क्राइसिस को ही ले लें, तो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर उस टाइम पे काफी रेजिलिएंट था, और हमने जो कंटीजियस इम्पैक्ट था उसको बड़े अच्छे से एडजस्ट किया, और हम बहुत जल्द ही उस संकट से उभर पाए। आपने देखा होगा कि हमारी जो ग्रोथ थी वो 9% से ज्यादा से भी हमारी ग्रोथ थी, जो कि डिसलीरेट होकर लगभग कोई 6.5-7% तक आई थी, जबकि बहुत सारी इकोनॉमीज इससे नीचे चली गई थी। उनके बैंकिंग सिस्टम्स काफी फेलियर्स हुए उस टाइम पे, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जिसके ऊपर कोई ऐसा असर हुआ हो जिसके लिए कोई फेलियर से प्रश्न आए हो। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से और संकट आए, जो उसके बाद हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध तो अभी रिसेंट है, उससे पहले जो चाइना और यूएस में जो ट्रेड वार हुई, और उसके बाद फिर कोरोना क्राइसिस आया जब पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद था, फिर भी हमारी बैंकिंग प्रणाली जो है वर्ल्ड में इज वन ऑफ दी बेस्ट इकोनॉमीज। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज को भी जो उनके बुनियादी ढांचे हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारी जो प्रणाली है, वो भी कहीं पीछे नहीं है। हम भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे हमारी एग्जांपल्स जो है वो वर्ल्ड के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जी, एक जो अभी ज्वलंत मुद्दा है, अमेरिका में डेट डिफॉल्ट, जो सॉवरेन डेट डिफॉल्ट की एक संभावना उभर रही है, अगर वो अपना डेट की जो सीलिंग है उसको नहीं बढ़ाते हैं। ये आपको G7 देशों के लिए और भारत के लिए भी, इनफैक्ट पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा लगता है? क्योंकि अमेरिका की जो वैश्विक इंटरकनेक्टेडनेस है और डॉलर का जो वर्चस्व है उसको देखते हुए ये सोच पे निर्धारित करता है। जो अमेरिका का डेट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, उसकी जो डेट सीलिंग है अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो ये एक सोच है कि हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, हम वी हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। लेकिन प्रयास उसके लिए ये होने चाहिए कि डेट को आने वाले टाइम में कैसे एड्रेस करना है, उसको कम कैसे करना है, उसको जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कैसे नियंत्रण में लेके आना है। जो कोरोना का संकट रहा या उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, जो जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर क्या डिप्लोमेसी आगे एडवांस इकोनॉमीज करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी डेट को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे और कैसे उसको आगे एड्रेस कर पाएंगे और उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। तो ये सोच पे निर्भर करता है कि उसको उस संकट को लेके उसके ऊपर जब वो 100% ऑफ जीडीपी है तब भी उसके ऊपर बहुत चिंता हो सकती थी, लेकिन अभी भी वो तो बहुत आगे निकल गया, तो उसके ऊपर अभी वो चिंता का विषय है। लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए जरूर उनके पास कुछ ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे कि वो आने वाले टाइम में और ज्यादा ना गहराए और आगे जो ना बढ़े और उसको एड्रेस किया जा सके। G7 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की पृष्ठभूमि में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। जी शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे G7 वित्त मंत्रियों की बैठक और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों तथा अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।